हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला। आप सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। आई चंदना बिस्वास गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, यही जानेंगे कि 1000 ईयर्स में इतने सारे सालों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हिस्टोरियंस ने कैसे चेंजेस को ट्रेस किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 2 मैप्स। ठीक है, दिस इज मैप 1, दिस इज मैप 1 एंड नेक्स्ट पेज में मैप 2 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, ये हमारे लिए, हम सबके लिए ये फेमिलियर है, बट ये वाला उतना फेमिलियर नहीं होगा। सो व्हाट्स द डिफरेंस हम जानते हैं। ठीक है, सो यू हैव सीन मैप 1 एंड मैप 2 राइट। जो मैप 1 है वो अराउंड 1154 सीन में बनाया गया था बाय अरब जियोग्राफर ने, अल इद्रिसी ने। ठीक है, ही इज़ अ अरब जियोग्राफर। ओके, एंड जो सेकेंड मैप है वो बनाया था 1720s में बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। हु इज़ कार्टोग्राफर? अ पर्सन हु मेक्स मैप। ठीक है, वो पर्सन जो मैप्स बनाता है। ठीक है, दोनों ने एक्चुअली में सेम एरिया ही बनाया है। सेम एरिया मीन सेम सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ही बनाया है। ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नीचे वाला भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ओके, बट वॉट इज़ द डिफरेंस? यू नो, इन अल अद्रिसी मैप में यहाँ पे साउथ इंडिया की जगह पे नॉर्थ इंडिया है और नॉर्थ इंडिया की जगह में साउथ इंडिया है। मीन्स इसीलिए यहाँ पे श्रीलंका, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रीलंका ऊपर में दिखाया गया है। ओके, और प्लेसेस के नाम भी अरबिक में लिखे गए हैं। ओके, बट ये जो मैप 2 है, ये हमसे फेमिलियर है ज़्यादा। इट इज़ मोर फेमिलियर। इससे हमें ज़्यादा डिटेल में हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ओके, और यही मैप को यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स लोग वॉयलेजेस में अपने साथ लेके जाते थे टू ट्रेस सम आइलैंड, टू गो टू सम डिफरेंट आइलैंड। ओके, ठीक है, और ये 600 साल बाद, मैप 1 के 600 साल बाद ये मैप बनाया गया था। ऑफकोर्स तब तक कितने सारे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलप्ड हो चुका होगा, तब जाके इतना प्रिसाइसली मैप बन पाया। ओके, इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। मैंने वही बोला, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है कार्टोग्राफी का, मैप मेकिंग का, वो बहुत डिफर हुआ। क्योंकि फर्स्ट वाला मैप 12th सेंचुरी में बना था, तो ये सेकेंड वाला मैप 18th सेंचुरी के अर्ली में बना है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 मैप्स। तो इसके बीच में कितने सारे टेक्नोलॉजीज आ गए होंगे, कितने सारे इन्वेंशंस हो गए होंगे। ठीक है, तो हिस्टोरियंस को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जितने भी मैप्स और डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट पढ़ रहे हैं पास्ट से रिलेटेड, उसके लिए उन्हें बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स होते हैं उसमें। मतलब वो अगर किसी और के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को कुछ गलत बोल दे, तो वो ज़िंदगी भर के लिए गलत छप जाता है। राइट ना, है एक एक इन्फॉर्मेशन को अगर कहीं रखना है तो उन लोगों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सेंसिटिवली उस चीज़ को, उस केस को हैंडल करना पड़ता है। ओके, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब आते हैं टर्मिनोलॉजीज में। टर्मिनोलॉजीज मीन्स टर्म्स। ठीक है, विद टाइम टर्म्स का मीनिंग भी चेंज हुआ। मतलब सेम वर्ड का बहुत सारा मीनिंग हो जाता है एक एक टाइम के अनुसार। जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही टाइम के साथ चेंज हुआ, लैंग्वेज और मीनिंग्स भी चेंज हुए। मतलब लोगों का बोलने का तरीका भी चेंज हुआ, उसका एक एक वर्ड का मीनिंग भी चेंज हुआ। ठीक है, तो हिस्टोरियंस को बहुत ये सब के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मेडिवल पर्शियन आप ले, वो डिफरेंट है आज के मॉडर्न पर्शियन से। ठीक है, मतलब एक ही सेम वर्ड्स के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं ओवर द टाइम पीरियड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान मतलब आज के टाइम पे हिंदुस्तान माना इंडिया, हमारा इंडिया, मॉडर्न नेशन स्टेट। राइट, तो बट 13th सेंचुरी में इसका मीनिंग अलग था। फिर जाके 16th सेंचुरी में कुछ अलग था, 14th सेंचुरी में कुछ अलग था। तो 3rd सेंचुरी में देयर वॉज अ काउंसिलर, हिज मिनहज ई सिराज, हु इज़ पर्शियन। ओके, जो पर्शियन राइटर थे, उनके तरफ से हिंदुस्तान माना द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक है, वो उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल सेंस में लिया। ठीक है, कि उन्होंने दिल्ली सुल्तान के जो डोमिनियंस मतलब दिल्ली सुल्तान के अंदर में जो पार्ट्स आते हैं, उनको भी उन्होंने हिंदुस्तान में इंक्लूड किया। ठीक है, लेकिन 16th सेंचुरी में बाबर जी, जो किंग बाबर थे, उन्होंने हिंदुस्तान को आज डिस्क्राइब किया एज अ जोग्राफिकल एंड फ्लोरा एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब जोग्राफिकल वे में डिस्क्राइब किया, मतलब जितने भी फ्लोरा एंड फोना है, जितना भी कल्चर है, मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट की जोग्राफी को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान का यूज़ किया। ठीक है, 14th सेंचुरी में एक पोएट के थ्रू से, आमिर जी के थ्रू से, उन्होंने हिंद भी यूज़ किया। ठीक है, तो सबके हिसाब से मीनिंग विद टाइम सबके हिसाब से मीनिंग चेंज होता गया। राइट, जैसे कि इंडिया में अभी इंडिया जो आज एग्जिस्ट करता है उसको ही हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। राइट,
तो हिंदुस्तान मीन्स हमारे लिए इंडिया ही है, उसके बीच में कोई पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग्स को हम एसोसिएट करके नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर जो हिस्टोरियंस है उनको और भी केयरफुल होना पड़ता है इन टर्म्स को लेके, बिकॉज उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं, ठीक है। इन द पास्ट में जो मीनिंग्स थे आज वो मीनिंग्स नहीं होंगे। पर सिंपल एग्जांपल फॉरेनर का दिया गया है, ठीक है। फॉरेनर मतलब समवन विच इज़ नॉट इंडियन, मतलब वो व्यक्ति जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर है। बट पहले के टाइम पे कुछ ऐसे मीनिंग्स भी थे, मतलब इन द मेडिवल पीरियड में फॉरेनर मतलब वो इंसान, एक स्ट्रेंजर जो कि वो पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर सोसाइटी या कल्चर का नहीं बिलोंग करता है, ठीक है, जिसको हिंदी में परदेसी या अजनबी कहेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेनर मतलब वो भी जो कि एक सिटी ड्वेलर है, मतलब मतलब एक ही जगह का इंसान है, मतलब इंडिया का ही है, सोच लो इंडिया का ही आप सोच लो, लेकिन अगर सिटी से एक विलेज को विजिट करने आया तो वो भी फॉरेनर हो गया, समझ में आया। लेकिन अगर सेम विलेज का सेम दो व्यक्ति को हम फॉरेनर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड को लेके विद टाइम, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज। अब हिस्टोरियंस जो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को स्टडी करते थे वो कैसे करते थे, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करते थे, ठीक है। उसमें भी उनको बहुत सारा फोकस लगाना होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा है, क्लास 6, इफ़ यू नॉट स्टडीड द क्लास 6 चैप्टर्स देन यू कैन गो टू माई वीडियो लिस्ट एंड चेक आउट देयर, ओके। मैंने बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को कवर किया है, ओके, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर, ठीक है। और हर्षवर्धना जी के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद यही रूलर्स के बारे में ही, यही टाइम पीरियड को हम कवर करेंगे। मोस्टली हम 700 to 1750 ईयर्स को ही कवर करेंगे। हिस्टोरियंस लोग को यही पीरियड से ज़्यादा रिसोर्सेज मिला है, इसी को इस बुक में कवर किया गया है, ओके। सो जो रिसोर्सेज है वो आज भी लगभग सेम है। कैसे, मतलब एक ही रिसोर्सेज है, हाँ विद टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, जैसे कि पहले अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे तो धीरे धीरे लोग पेपर में लिखने लग गए, ठीक है। तो पहले के जो सोर्सेज होते थे वो है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसी को स्टडी करते थे और इन्वेस्टिगेट करते थे और एक कंक्लूजन में आते थे, राइट। फिर धीरे धीरे टेक्स्ट रिकॉर्ड्स बढ़ता गया, इसकी वजह से वो सारे रिकॉर्ड्स जो बड़े बड़े लाइब्रेरीज में रखे गए उन्होंने प्रिजर्व हो गए, ठीक है, वहाँ से भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पेपर का आविष्कार हुआ, तो लोग पेपर में यूज़ करने लगे और विद टाइम पीरियड पेपर बहुत चीप होने लगा एंड सारी जगह अवेलेबल होने लगा। तो इसकी वजह से लोग पेपर को यूज़ करके लिखते थे, जैसे कि होली टेक्स्ट, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ओके, होली टेक्स्ट लिखते थे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स लिखते थे, कुछ चिट्ठियाँ लिखते थे, या टीचिंग्स ऑफ सेंट, ठीक है, सारे ऑफिशियल जुडिशियल रिकॉर्ड्स या पिटिशंस या अकाउंट्स या टैक्सेस के ऊपर में जितना भी इंफॉर्मेशन होता था लोग पेपर में लिखने शुरू कर दिए, ठीक है, ओके। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे ना वो यूजुअली बड़े बड़े लोग या रूलर्स या मॉन्स्टरीज में ही कलेक्ट किए गए हैं, वहीं से ही कलेक्ट हुए हैं, जिसको आज भी लाइब्रेरीज और आर्चिव्स में रखे गए हैं। आर्चिव्स क्या है, वो प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युफैक्चर स्टोर किए जाते हैं, ओके। सो जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे उस टाइम पीरियड को, और उसी से हिस्टोरियंस को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चला, बट उसको पढ़ना एग्जैक्टली वो बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो होते थे किसी ने उसको कॉपी किया, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता था वो आज भी हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अपने दोस्त का ही नोट से अगर आप कुछ कॉपी कर रहे हैं अपना, उसमें भी अगर आपको कोई लाइन या सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो यू आर फोर्स टू गेस दैट कि वो क्या है, और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। आप कंप्लीटली आपका गेसिंग सही है या गलत है आप नहीं बता सकते हो, सही भी हो सकता है, तुक्का सही भी लग सकता है या गलत भी लग सकता है। तो ऐसा होता था। जो स्क्राइब्स होते थे ना पहले ज़माने में, उन लोग क्या करते थे, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, फिर टाइम पीरियड के साथ उसको कोई और कॉपी किया, फिर उसको कोई और कॉपी किया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो ओरिजिनल चीज़ होता है वो एक्चुअली कहीं खो ही जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम हुआ हिस्टोरियंस के साथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन निकालना जो एक्चुअल में उस ऑथर ने बोलने का कोशिश किया, कि बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। इसीलिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स वो एक्चुअल ऑथर का मिले ये बहुत ही रेयर हो जाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, एक हिस्टोरियंस को बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ने पड़ते थे, क्योंकि सारे वर्जन अलग होते थे, ठीक है, सारे डिफरेंट वर्जन पढ़ने होते थे सेम टेक्स्ट के, जिससे वो ओरिजिनली एक्चुअल में क्या लिखा गया है, उसका क्या मतलब है, वो मिल सके, ठीक है। तो इसमें हैट्स ऑफ टू देम जो हिस्टोरियंस है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ओके। सो
और कुछ ऑथर्स ऐसे होते थे ना पुराने टाइम पे जो अपना क्रॉनिकल्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे लिखते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे रिवाइज करते थे। फॉर एग्जांपल एक क्रॉनिकल है जियालुद्दीन बरानी, ठीक है, उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल 1356 में लिखा और सेकंड क्रॉनिकल उसके 2 साल बाद लिखा, बट 2 साल वाला वो हिस्टोरियंस को पहले मिला, ठीक है, और फर्स्ट वर्जन 1960 तक मिला ही नहीं था। तो जब 1960 को मिला तो उन लोगों को वापस से वो 2 वर्जन उन लोगों को फिर से स्टडी करना पड़ा, फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, और फिर जाके उन लोगों के कंक्लूजन में आया कि एक्चुअल में उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ना बहुत सालों तक तो लॉस्ट ही रहते हैं इन अ लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन में। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। कैसे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज होने लगे विद टाइम पीरियड, ये हम जानेंगे, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ द 1000 years, मतलब फ्रॉम 700 to 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज। बहुत बड़ी चैलेंज होती है हिस्टोरियंस के लिए कि इतना बड़ा टाइम पीरियड उन लोग कवर करें, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए इसके बीच में। सो हर चीज़ को दिखाना और हर चीज़ को मेंशन करना और इन्वेस्टिगेट करना, कंक्लूजन में आना, इट्स अ वेरी टफ टाइम, इट्स अ वेरी टफ वर्क। सो डिफरेंट, मतलब टाइम पीरियड के साथ डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ बनते गए, ठीक है, लाइक पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, ठीक है, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनते गए विद टाइम पीरियड, ठीक है। बहुत सारे नए नए तरह के फूड्स एंड ब्रिफरेजेस आने लग गए, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न्स, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सब पहले नहीं होता था, ओके, टाइम बीइंग के साथ आने लग गया। बहुत सारे नए नए इनोवेशंस होने लगे टेक्नोलॉजीज़ और क्रॉप्स में, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ये पीरियड में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस होता गया, ठीक है। और ये सारे चेंजेस के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 में आपको वो सारे चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगी। सो स्टे ट्यून विद मी, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल आपकी पाठशाला, ओके। सो एंड हिट द बेल बटन ऑल्सो टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, ओके। सो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा मोबिलिटी भी बहुत है। मोबिलिटी मतलब लोग इधर से उधर बहुत जाते थे, ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस लोग ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी क्या होता था, बिकॉज ये सब कॉन्टिनेंट, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं ना सोने का चिड़िया, एक टाइम वो बहुत अमीर था, आज तो हमारे पास खैर उतना है नहीं, बट वंस वी आर वेरी रिच। तो इसीलिए लोग अपना किस्मत आजमाते रहते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ काम ऐसा मिल जाए जिससे उन लोग ज़्यादा इनकम कर सके। तो इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी उन लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, आप ऐसा बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल द राजपूत्स, ठीक है, जिसको राजपुत्रा भी कहते हैं, द सन ऑफ द रूलर, ठीक है, ये जो लोग थे ये बड़े फेमस हुए, ठीक है, बिटवीन 8 to 14 सेंचुरीज। ये टर्म बहुत फेमस हुआ बिकॉज दे आर वेरी ग्रेट वॉरियर्स, दे आर बेसिकली क्षत्रिया, ठीक है। एंड इनको हम कैसे जानेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा राजपूत रूलर्स लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, राजपूत लोग झूठ नहीं बोलते हैं, राजपूत लोग धोखा नहीं देते हैं, राजपूत लोग पीठ पीछे वार नहीं करते हैं, राजपूत लोग, आप ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, ठीक है। सो देर आर वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स, और ये सारे उनके पोएट्स एंड बार्ड से हमें पता चला, ठीक है। जैसे कि द एक्सट्रीम वैल्गर, द ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, मतलब उन लोग बहुत ऑनेस्ट है, उन लोग अगर कोई एक वचन दे दिए तो उन लोग कहते हैं ना मरते दम तक वो वचन उन लोग निभाएंगे। तो दैट टाइप ऑफ पीपल दे आर। सो धीरे धीरे एंड वो भी धीरे धीरे एक रॉयल और एक लॉयल बनते गए टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। बहुत सारे दूसरे भी ग्रुप्स थे, मराठा, सिख्स, जट्स, कयास्तास, ये सारे हैं कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। ये सारे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। इन लोग भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करें जिससे उन लोग सोसाइटी में एक अपना नेम फेम बना सके, सब ट्राई अपना लाइवलीहुड को बेटर बनाने के लिए सब लगे हैं, सो ये जो समय था ना, इस पीरियड पे धीरे धीरे ना फॉरेस्ट को क्लियर करना भी शुरू हो गया था। मतलब फॉरेस्ट को काट के फॉरेस्ट को काट के कुछ और दूसरे वे में एग्रीकल्चर को दिखाना। लोग पहले क्या करते थे, जो एक्चुअल में जो उन लोग खाने पीने के लिए जो लगता था, जैसे कि वीट हो गया, उन लोग वही उगाते थे एंड दे वर लिविंग हाँ हैप्पी लाइफ, ओके। बट धीरे धीरे ना एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने लग गए, बहुत बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड ग्रेजुअली नहीं हुआ, ये बहुत ही फास्ट हुआ ये चेंजेस, ठीक है। और फिर धीरे धीरे लोगों का हैबिटेट भी चेंजेस होने लगा। मतलब लोग जैसे कि एक तरफ से बोला जाए तो लोग रहने के लिए अपना एक जगह बनाते थे फॉरेस्ट को काट के, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट ड्यूलर्स लोग होते थे उन लोगों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ता था। मतलब जो फॉरेस्ट में ही रहना चाहते हैं, जो खेती बाड़ी करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो उन लोगों को कहीं और जाके माइग्रेट होना पड़ता था, ओके।
बट जो नए तरह के जो प्लीजेंट्स बने, जो नए फार्मर्स बने, उन लोग को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता था। जो रीजनल मार्केट, जो प्रीस्ट, जो चीफ्स होते थे, उनके जो मॉन्स्टरीज और टेम्पल्स में जो ज़रूरत होते थे जो फल सब्जियों की, वो वैसे ही टाइप की सब्जी जो मार्केट्स में जो चलते हैं वैसी टाइप की सब्जी उन लोग उगाने लग गए। ठीक है, मतलब अभी उनकी नहीं चलती थी, अभी मार्केट के हिसाब से उन लोग वैसा वैसा सीड्स और उगाते थे। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। फिर धीरे धीरे ना वो भी उन लोग नए नए जो प्लीजेंट्स थे, नए नए जो फार्मर्स थे, उन लोग भी वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे। एंड दे हैव टू पे टैक्सेस। उन लोग के लिए उसको मतलब अगर उस सोसाइटी का पार्ट रहना है तो दे हैव टू पे टैक्सेस, और गुड्स और सर्विसेज उन लोग दे देते टू द लोकल लॉर्ड्स। ठीक है, जो मुखिया टाइप के होते थे, उन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करना होता था और टैक्सेस भी पे करना होता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये प्लीजेंट्स के अंदर में ना इकोनॉमिकल और सोशल डिफरेंसेस आने लग गए। ठीक है, उसमें से कुछ छोटे होने लग गए, कुछ बड़े होने लग गए। कुछ थे जो सिर्फ मतलब खेती बाड़ी का काम करते थे, कुछ कैटल्स भी रखते थे, मतलब एनिमल्स को भी रखते थे एंड कुछ दोनों करते थे बेस्ड ऑन द सीजन। ठीक है, कुछ अपना अलग से आर्टिशनल वर्क भी करते थे, अगर कुछ काम जानते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया या कारपेंट्री हो गया, ये सब भी जिस तरह जैसा कोई कर सके जिससे उन लोग का इनकम बढ़े वैसा करते थे। फिर धीरे धीरे सोसाइटी क्या और भी डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब बहुत सारे जातीज और सब कास्ट बनने शुरू हो गए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड्स को बेसिस में बहुत सारे जातीज बनने लग गए, सब कास्ट बनने लग गए। बट हाँ, ये जो रैंक्स है या जातीज थे, ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब देयर उनका रैंक्स फिक्स नहीं होता था, दे वेरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज के हिसाब से वो वेरी हो जाते थे। ठीक है, एक तो उसका स्टेटस कुछ अलग होगा, कुछ और गाँव में उसको कुछ अलग होगा। ठीक है, मतलब अगर एक गांव में उसको अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो क्या पता वो दूसरे गांव में वही जाति का इंसान को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इट वेरी, ठीक है, इट वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। ओके, सो ये जो जातीज होते थे उन लोग अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे और बेसिकली इनके जो असेंबलीज होते थे, जो सबसे बड़े एल्डर्स होते थे ना, उन लोग ये रेगुलेशंस और रूल्स को रेगुलेट करते थे। ठीक है, कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, उन लोग जो बड़े होते थे, जो मुखिया होते थे, वो उन लोग देखते थे। ठीक है, इसको सिंपली आप कह सकते हैं एक जाति पंचायत बैठता था। ठीक है, सो ऐसा ही बहुत सारा रूल्स बनने लग गए। ठीक है, विलेजेस में छोटे छोटे जाति के लोग जाति पंचायत बैठा के अपना एक स्मॉल यूनिट को चलाते थे, आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीजन एंड एम्पायर। ठीक है, सो बहुत सारे लार्जर स्टेट्स हैं, जैसे कि चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स। ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं वो भी पढ़ाऊँगी, सो स्टे ट्यून विद मी। सो ये जितने भी लार्ज स्टेट्स हैं जो वो टाइम पे रूल्स करते थे, ठीक है, तो इनके बारे में भी प्रशास्तीज में, संस्कृत प्रशास्ति में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि एक प्रशास्ति है विच इज़ प्रेजिंग दिल्ली सुल्तान ऑफ गियासुद्दीन बलवान। ओके, ठीक है, बिकॉज उसको क्यों प्रेस कर रहे थे, बिकॉज ही इज़ द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू द ईस्ट ऑफ गजनी, ओके, इन द अफगानिस्तान, इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडियन द्रविड़ा। ठीक है, मतलब वो सारा मोस्टली सारा साउथ टू ईस्ट वो रूल कर रहे थे। तो उसके उस प्रशास्ति से उनका रीजन पता चलता है, उनका एम्पायर कहाँ तक था, ये सारा पता चलता है। ठीक है, जो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स थे, ओके, जैसे कि बंगाल, आंध्रा, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इन लोग भी इन ये सब उसके रीज़न उसके सामने हार मान चुके थे। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस को ये सबको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या उन लोगों ने कॉन्क्वेस्ट जीते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों रूलर्स लोग डिफरेंट पार्ट्स को क्लेम करने में लग जाते थे। ठीक है, ओके, मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वन एरिया, बट धीरे जितना आप लड़ोगे, जितना आप लैंड को अपने कंट्रोल में लाओगे, उतना ही आपका डायनेस्टी बढ़ता जाएगा। बट धीरे धीरे एक एक रीजन सिमटता गया, आप बोल सकते कि लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस जो वो टाइम पे लोग बोलना शुरू कर चुके थे। ठीक है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज बोलना लोग लग शुरू कर चुके थे। ठीक है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगी, गुजारी, गौरी, अवधी, ओके, सो डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोलना शुरू कर दिए थे। ये 1318 में पोएट आमिर खुसराव ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो संस्कृत था वो मतलब कोई भी कॉमन लोग नहीं बोलते थे, वो इट्स ओल्ड लैंग्वेज एंड मोस्टली कॉमन लोगों को ये लैंग्वेज पता ही नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण्स लोग को ही पता था। इसके वजह से ब्राह्मण्स को बहुत सारा इंपॉर्टेंस भी गेन होता था। ठीक है,
एंड बाई 1700 जो जितने भी रीजन्स थे, ठीक है, मोस्टली पोसेस डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस, मतलब धीरे धीरे जो उन लोग रीजन्स में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, मतलब ठीक है, धीरे धीरे उन लोगों का जो एक पर्टिकुलर एक रीजन बनने लगा, उन लोगों का एक जोग्राफिकल डायमेंशन बनने लगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहने लगे ना, पर्टिकुलर रीजन्स में जो लोग रहने लगे, उनके अपने अपने लैंग्वेज और कल्चर बनने शुरू हो गए, ठीक है। एंड ये सारे के बारे में हम चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे, सो stay tuned with me. Okay, so these are associated with base specific ruling dynasties, ठीक है, कुछ मुगल्स के थे ये सारे एरियाज रीजन्स, कुछ खालजीज का था, कुछ चोलास का था, तो कुछ तुगलक लोगों का था, मतलब एम्पायर्स लोगों का था, ठीक है। दीज आर द वेरी वास्ट एम्पायर्स, ठीक है, जो अपना मतलब दे आर नोन एज एक्चुअली पैन रीजनल, मतलब दे आर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, मतलब उन लोग को जितना पॉसिबल उन लोग रीजन्स को उन लोग अपना पावर में ला सके, उन लोग पावर में लाते रहते थे, जब धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा 18th सेंचुरी में, तो बहुत सारे री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, मतलब बहुत सारे रीजनल स्टेट्स बनने लगे, जैसे आज के स्टेट्स हो गए, ठीक है, जैसे केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऐसे टाइप के ये बहुत सारे रीजनल स्टेट्स बनने लगे। बट ये जो पैन रीजनल जो बड़े बड़े एम्पायर्स के जो रूल्स थे, जैसे कि मुगल्स हो गए, खालजीज हो गए, इनके जो इनका एक तरह से शैडो वो टाइम तक भी था, शैडो इन द सेंस उनके कैरेक्टर में, उनके ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में, उन्होंने कुछ ना कुछ छाप जो छोड़ के गया, वो लोगों के बीच में भाई जनरेशन थ्रू जनरेशन रह ही गया, ठीक है। उसके बाद भी जो छोटे बड़े स्टेट्स लोग उनके ऊपर रूल करने आए, तो उनके कुछ लेगेसीज रह गए, उनके कुछ ट्रेडिशन कल्चर रह गए, ये कुछ ना कुछ चीज़ें उनके रह ही गए, ठीक है। और ये भी चेंजेस लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर थ्रू 1000 ऑफ ईयर्स बिटवीन 700 to 750 कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक ही टाइप का एक ही रीजन में ट्रेडिशन, कल्चर, बोली या कैरेक्टर बनता गया। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जब रूलर्स लोग रूल करें, तो सबका कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ लेगेसी, कुछ ना कुछ ट्रेडिशन, कल्चर रह गया, उसके साथ ही एक एक रीजन्स लोग ग्रो करे। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, पूरी तरह से लॉस्ट नहीं हुआ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मैनी डेवलपमेंट्स इन रिलीजियन ट्रेडिशंस, मतलब इतने सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट रिलीजियंस ट्रेडिशंस में भी हुआ है, ठीक है। लोगों का बिलीव टाइम के साथ बदलता गया, टाइम के साथ वो पहले पर्सनल था, टाइम के साथ वो कलेक्टिव हो गया, ठीक है। एंड कलेक्टिव बिलीव इज़ अ सुपर नेचुरल एजेंसी, उसी को रिलीजन कहा गया, ठीक है, जहाँ पे लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, वैसे टाइप की कम्युनिटीज़ बनने शुरू हो गए, ठीक है। सो अगर सोशल वर्ल्ड्स बदल रहा है ऑफ कोर्स, तो उनके बिलीव्स भी तो बदलेंगे, जैसे कि चेंजेस हो रहा है, जितने भी धीरे धीरे टाइम के साथ जितने भी चेंजेस हो रहा है, रिलीजियस में भी चेंजेस हुए, और जैसे चेंजेस हुए तो लोगों के बिलीव्स में भी चेंजेस हुए, राइट। तो ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हिंदुज़ियम के लिए, क्योंकि ये टाइम में ही वर्कशिप शुरू हुआ, नए नए देवी देवताओं को, मतलब देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापन करके पूजा करने का जो प्रथा है वो यही टाइम से शुरू होने लगा, ठीक है। टेम्पल्स बनने शुरू हुए, एंड ब्राह्मणास का बहुत इंपॉर्टेंस होने लगा, द प्रीस्ट, ठीक है, उन लोग को ही डोमिनेंट ग्रुप्स माना जाता है इन सोसाइटी, क्योंकि उन लोगों को संस्कृत आता था, क्योंकि उन लोगों को इंपॉर्टेंस माना जाता था, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि ये भगवान के मीडिएटर्स है। ओके, सो द नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, जो कि ब्राह्मण्स लोग को बहुत ही रिस्पेक्ट देता था सोसाइटी के अंदर में, ठीक है। और न्यू रूलर्स लोग भी ब्राह्मण्स लोग का ही सपोर्ट लेते थे अपना एक पावर में रहने के लिए, ठीक है। सो बहुत सारे और भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए ये टाइम पे, आइडिया ऑफ भक्ति भी इमर्ज हुआ, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक डीटी को, आप दुर्गा भगवान को मान लो या शिव भगवान को मान लो, कोई भी एक पर्टिकुलर डीटी को जब मतलब उसको दिल से मानते थे, जिसको डिवोटीज कहते हैं, जो ठीक है, दिल से मान के, ठीक है, एंड उसकी आराधना करना, उसकी रिचुअल्स को फॉलो करना, दिस इज़ कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति। इसके बारे में भी हम डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ओके, अदर ट्रेडिशंस के ऊपर, भक्ति के ऊपर कैसा उसमें भी चेंजेस हुए, उसमें भी क्या चेंजेस हुए, तो स्टे ट्यून विद मी। ओके, तो और भी नए नए रिलीजियंस ये टाइम पे आए, ठीक है, जो मर्चेंट्स और माइग्रेट्स है, जो दूसरे जगह से आए हैं, ठीक है, वो हमारे इंडिया में होली कुरान को भी लेके आए थे, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में इस्लामिक धर्म का भी इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक,
मुस्लिम्स लोग के लिए कुरान उनका होली बुक है, राइट, जैसे हिंदूज़ के लिए भगवद गीता उनका होली बुक है, ठीक है। और उन लोग भी अपना टीचिंग्स को फैलाने लगे दैट दे बिलीव दैट वन गॉड, दे बिलीव इन वन गॉड अल्लाह, ठीक है, हुज लव मर्सी एंड बाउटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, मतलब जो भी भगवान को, अल्लाह को दिल से मानेंगे उनको बहुत ही बरकत मिलेगा, राइट। और वो सोशल बैकग्राउंड नहीं देखते, भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखेगा, राइट, वो तो ही सुप्रीम, वो सब, उसके लिए सब बराबर है, ओके। सो बहुत सारे रूलर्स और पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, ठीक है, लाइक हिंदूज़ियम, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेरी वेराइटीज़ ऑफ वेज, मतलब इस्लाम जो बना है, धीरे धीरे जो स्प्रेड हुआ है वो बहुत डिफरेंट वेज़ में, वेराइटीज़ ऑफ वेज़ में स्प्रेड हुआ है। मुस्लिम्स में भी बहुत सारे डिफरेंट मुस्लिम्स हैं, जैसे कि कुछ शिया मुस्लिम्स हैं तो कुछ सुन्नी मुस्लिम्स हैं। इन शिया जो मुस्लिम्स होते थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली जी को अपना लीडर मानते थे, और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, जो सुन्नी मुस्लिम्स होते थे, दे एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, जो उनके पुराने लीडर्स होते थे, जो जिसको कालीफाज कहते हैं, उन्हीं लोग को फॉलो करके चलते थे, ठीक है। इंडिया में जो दो स्कूल ऑफ लॉ है मुस्लिम्स के, वो है हफ़ानी एंड साफ़ी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक है। सो हिस्टोरियंस को ऐसा तो नहीं कि थोड़े कुछ आवर्स या कुछ ईयर्स या कुछ डेज़ को स्टडी करना पड़ता है। इट्स लाइक 700 to 1750, दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग स्केल। सो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए इन द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ हुए, बिलीव्स हुआ, हर चीज़ में चेंजेस हुआ, टेक्नोलॉजी बोलो या बिलीव्स बोलो या इकोनॉमिकल स्टाटा बोलो या सोशल स्टेटस बोलो, हर चीज़ में चेंजेस हुआ, ठीक है। ऑफकोर्स चेंजेस ही तो एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, ओके। सो द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स, ठीक है। कैसे स्टडी ऑफ टाइम को ईजी करा गया, पास्ट को लार्ज सेगमेंट्स में बांट दिया गया इनटू पीरियड्स, ठीक है। इतना से इतना पीरियड तक ये बुक में हम इतना से इतना पीरियड तक हम ये बुक में पढ़ेंगे, राइट, फिर इतना से इतना पीरियड तक हम दूसरे बुक में पढ़ेंगे। तो वैसे पीरियड्स में बांट के ही, मतलब इससे क्या बहुत सारा चीज़ बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस लोग भी इसको, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिवाइड करें टू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन में इन लोग बेसिकली डिवाइड करें, बिकॉज बेसिकली वो टाइम में कोई डेवलपमेंट्स में उतना चेंजेस नहीं आया था, उतना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नहीं था, जैसे कि इन द इकनॉमी और सोसाइटी और कल्चर में, ठीक है। बट इससे बहुत सारा चीज़ें इग्नोर भी हुआ है, ठीक है। हिस्टोरियंस थे, मतलब आज भी ना पीरियोडिक बेस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जितने भी सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हुए जो कि पास्ट में हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ही मेजर एलिमेंट प्ले करते हैं। जैसे कि पहले हमने जो क्लास 6 में जो जितना भी चैप्टर्स पढ़ा है उसमें हमने हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, सब अर्ली। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो मेनली आप बोल सकते हो मेडिवल है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड द चैप्टर 6 चैप्टर्स, then go to my video list and check out there and watch that, okay, that's it. And फिर अब धीरे धीरे ना प्लीजेंट का सोसाइटी स्प्रेड होने लगा, द राइज ऑफ रीजनल एंड एम्पिरिकल स्टेट फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। पैस्टोरल और फॉरेस्ट पीपल का एक अलग ही डेवलपमेंट था, मतलब फिर रिलीजियंस में भी डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। और बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी अराइव होने लगे, मतलब ये सारे मेडिवल्स में हुए, ये सारे मेडिवल हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सालों में ये सारे सालों में इंडियन हिस्ट्री बहुत ही चेंज हुआ, ठीक है। अब जैसे कि 16 और 18 सेंचुरी में जो चेंज हुआ वो डिफरेंट है 8 और 11 सेंचुरी में जो चेंज हुआ, राइट। तो इसको हम कोई एक हिस्टोरिकल यूनिट करके हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न अलग है और मेडिवल अलग है, एंशिएंट अलग है, ठीक है। उसको हम तोड़ के ही पढ़ने से इट विल बी ईजी एंड परफेक्ट। सो धीरे धीरे बहुत सारे इन 1000 ईयर्स में क्या हुआ, सोसाइटी बहुत चेंजेस होने लग गया, बहुत ट्रांसफॉर्म होने लग गया, और इकोनॉमिक्स के केस में स्पेशली बहुत सारा ही चेंजेस हुआ, और इट रीच टू अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब लाइक मैं फिर से बोलूँगी कि इंडिया जो सोने की चिड़िया थी, तो ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को दिखने लग गया। तो इसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे धीरे धीरे आने लग गए। उसके बारे में भी हम बाद में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ओके। That's it for today. This chapter ends here. Thank you for watching this video till end. Take care. Bye.